Student, in this video we are going to learn question number 6, 7, 8 and 9, that is 4 question from exercise 2.6. तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके सामने लिखा है, ज़रा एक बार इसको पढ़ लीजिए. मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ. मिस्टर कासम रन्स ए स्मॉल बिजनेस फॉर मेकिंग अर्दन पॉट्स. ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस. कोई कासम है तो क्या करता है, डेली बेसिस के ऊपर अर्दन पॉट्स बनाता है. अब अर्दन पॉट्स डेली बेसिस पे बना रहा है, मतलब वो समझ लो कि एक वीक में जितने भी पॉट्स बना रहे हैं, हर एक डे का नंबर ऑफ पॉट्स सेम है यहाँ पे. इसका मतलब ये है ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस. हर एक दिन में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉट्स बना रहा है वो. यहाँ पर क्या दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन में, यानी पहले 2 लाइन से अपने को इक्वेशन नहीं पता चलेगी कि क्या इक्वेशन है क्या नहीं. थर्ड लाइन से पता चलेगी. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट मतलब एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ ₹40 मोर देन द 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स. ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये बेसिक है, ये बेसिस है, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का इक्वेशन लाने के लिए. अब यहाँ पर क्या कंपेयर किया, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, हर एक पॉट को बनाने के लिए जितना कॉस्ट लगता है उसको कंपेयर किया. किससे कंपेयर किया, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे. एक दिन में कितने पॉट्स बनाता है कंपेयर किया. ठीक है, वापस देख लेते किस किस को कंपेयर किया. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इन अ डे, एक दिन में एक पॉट बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है उसको कंपेयर किया है. कितना कैसे कंपेयर किया बात की बात है, लेकिन कंपेयर किससे किया है कि टोटल नंबर ऑफ पॉट्स के एक दिन में कितना पॉट्स बनाता है उससे. उसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स पर डे इज़ ₹600. तो ₹600 क्या है, एक दिन में जितना भी पॉट बना रहा है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है 600. ठीक है, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड 1 नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट. ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन किस किस का कंपैरिजन दिया हुआ है. यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट एंड टोटल नंबर ऑफ पॉट्स. तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक इन 1 डे. हमने ले लिया x. ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट दिया हुआ है इज़, प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ मतलब इक्वल टू ₹40 मोर. 40 मोर का मतलब क्या होता है, +40. लेस होता तो क्या होता, -40. लेकिन यहाँ पर क्या है, ₹40 मोर मतलब +40. यानी एक पॉट का कॉस्ट ₹40 ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है, यहाँ से मालूम पड़ेगा. 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, यहाँ से लेकर टोटल नंबर ऑफ पॉट्स तक. तो यहाँ पर क्या दिएगा बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 10 टाइम्स. 10 टाइम्स मतलब क्या होता है, 10 टाइम्स मतलब होता है 10 इंटू क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे. सो 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे. टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है ना. हमने क्या कंसिडर किया है, इसको x किया है कि लेट द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे इज़ x. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 10x. तो आपके सामने जो एक्सप्रेशन है ये 10x + 40, ये इक्वेशन नहीं, ये एक्सप्रेशन है. ये किसका एक्सप्रेशन है, मतलब ये क्या है एक्चुअली में, ये है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, यानी एक पॉट बनाने का कॉस्ट, एक दिन का एक पॉट बनाने का कॉस्ट है. अच्छा, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स पर डे इज़ ₹600. इसका मतलब ये है, मान लो एक पर्टिकुलर डे में वो ₹600 का पॉट्स बनाता है और एक
एक पॉट की कीमत मान लो 10 है। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ? यहाँ पर मान लो कि 600 रुपीज़ का कॉस्ट होता है, 600 रुपया खर्चा करके वो पॉट बनाता है और एक पॉट की कीमत 10 रुपया है। तो बता सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ पॉट्स कितना बना सकता है? 600 रुपया खर्चा करके एक पॉट की कीमत 10 रुपये रहेगी तो कितना बना सकता है वो बनाएगा 600/10, दैट इज़ 60 पॉट। बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सॉरी, ये नंबर ऑफ़ पॉट्स नहीं है, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वन पॉट। कॉस्ट ऑफ वन पॉट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बराबर, वो टोटल नंबर ऑफ़ पॉट्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ़ पॉट्स वो 10 बना रहा है, यानी 600 रुपये। वापस सुन लीजिए, 600 रुपया खर्चा करके वो 10 पॉट बना रहा है। 600 रुपया खर्चा करके वो 10 पॉट बना रहा है, तो एक पॉट बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? 60 रुपये खर्चा होएगा। कैसे मालूम पड़ा? यहाँ पर मालूम पड़ा कि 600 को हमने 10 से डिवाइड किया। यहाँ पर 10 क्यों लिया है? तो अपने मन से लिया कि सपोज नंबर ऑफ़ पॉट्स 10 बना रहा है, लेकिन यहाँ पर अपने को मालूम है कि कितना नंबर ऑफ़ पॉट्स है। नंबर ऑफ़ पॉट्स कितना है? x है। तो डैट मीन्स यहाँ ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ वन पॉट हो जाएगा 600/x। तो ये क्या हो गया एक्चुअल में? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट हो गया 600/x प्लस 10x, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इक्वल टू 10x प्लस 40। तो ये इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो आपको तो पता ही कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये x यहाँ पर क्या कर रहा है? डिवाइड, वहाँ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो आपको मिलेगा 600 इज इक्वल्स टू x, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो x इंटू 10x प्लस 40, 600 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो x दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 10x से मल्टीप्लाई करेगा, 40 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो गया 10x² प्लस x इंटू 40 इज़ 40x। अभी करना है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। ये दोनों जो आपको नंबर दिख रहा है, ये नंबर को यहाँ पर LHS में ले आओ। जब यहाँ LHS में लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो लेके आ जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सपोज मैंने ये नंबर को यहाँ पर लेके आ गया, तो ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे आए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर माइनस को आपको प्लस करना पड़ेगा। तो बेहतर ये नहीं होगा कि हम लोग 600 को वहाँ पर ले जाए? यस, अच्छा ये होगा कि 600 को अपन वहाँ पर लेके जाए। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0 बच जाएगा LHS में। तो ये हो जाएगा 10x² प्लस 40x प्लस 600। देयरफॉर 0 को उधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 10x² प्लस 40x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 0। जैसे ये होता है ना 5 इक्वल टू एक्स, 5 इक्वल टू एक्स कैन बी रिटर्न एज x इज इक्वल्स टू 5, वन एंड द सेम थिंग। तो वैसे ही 0 को मैंने वहाँ पर लिखा और इसको यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, ये आपको मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब ये लेकिन ज़रा देखिए, इसमें जो इक्वेशन जो आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भले ही है, लेकिन क्या इसको और ज़्यादा और भी आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और भी रिड्यूस कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। देखो जो सब में जितने भी नंबर, सब में लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या? 0 0 0। इसका मतलब है कि हम लोग इसको थ्रू आउट डिवाइडेड बाय 10 भी कर सकते हैं। सो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 10, तो रिड्यूस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगा? x² प्लस इसको 10 से डिवाइड तो क्या आएगा? 4x प्लस इसको 10 से डिवाइड तो क्या आएगा? 60 इज इक्वल टू 0। ये काम आसान हो गया। अभी आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर, अच्छा एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये प्लस 600 में वहाँ पर लेके आ गया माइनस 600, सॉरी वो मेरे ध्यान में नहीं रहा, माइनस करने के लिए माइनस 60 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मालूम आपको 3 मेथड पता है। फॉर्मूला मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। कोई भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सपोज मैं स्प्लिटिंग से करूँगा तो क्या आएगा? स्प्लिट, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? 4। ऐसे 2 नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? 4, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 60। तो नंबर क्या हो जाएगा? 10 6। बड़ा सिंपल है, 10 एंड माइनस 6। 10 को 6 से माइनस करो 4, और 10 इंटू 10
इंटू -6 करो तो क्या मिलेगा आपको -60। ठीक है, तो इसका स्प्लिट जो है, स्प्लिट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। तो आंसर स्प्लिट करके आपको 2 मिलेगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने केवल आपको डायरेक्टली आंसर बता दिया है। तो इसका स्प्लिट क्या आएगा 10 और 6, यानी x का वैल्यू जब सॉल्व करोगे इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो आपको 2 आंसर मिलेगा। एक मिलेगा -10 और एक x का वैल्यू मिलेगा 6। ये -10 को क्या करोगे, क्या -10 एक्सेप्टेबल है? नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है ये क्या है एक्चुअली में x इज़ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे, यानी एक दिन में वो कितने पॉट बनाता है। तो नंबर ऑफ पॉट्स 0 हो सकता है कि चलो उसने कोई पॉट बनाया नहीं, लेकिन क्या -10 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए लिखने का कि नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव लिखा है, कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -10 नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब ये है कि अपने को टोटल नंबर ऑफ पॉट्स दैट इज वैल्यू ऑफ x क्या मिला 6। सो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे इज 6। ठीक है, क्या क्वेश्चन इतना ही था? नहीं, कुछ और भी था। हमने क्या फाइंड किया? नंबर ऑफ पॉट्स फाइंड किया। नंबर ऑफ पॉट्स कितना आ गया? 6 आ गया। और क्या फाइंड करना? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट जगह नहीं वहाँ पे, यहाँ पर निकाल लेता हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज इक्वल टू क्या है 10x + 40 बराबर 10x + 40। तो क्या करना आपको? कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे x के बदले x का वैल्यू लिखना है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 10 × 6 + 40 ये हो जाएगा 60 + 40 इज इक्वल्स टू ₹100। यानी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया? ₹100। और एक दिन में कितना बना लेता है वो बना लेता है 6 पॉट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा पढ़ लीजिए। प्रत्येक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of the boat in still water is 12 km/h. Find the speed of the water current. अच्छा, तो इसमें ये क्वेश्चन करने से पहले और क्वेश्चन का एक इक्वेशन लाने से पहले कुछ टर्म्स है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक यूज़ किया है डाउनस्ट्रीम किया, लेकिन एक वर्ड और यहाँ पर यूज़ करना चाहिए था, नहीं किया। मैं बता देता हूँ, एक होता है डाउनस्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है? मान लो कि एक बोट है, कोई ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है फिर भी ज़रा आप समझ लेना कि बोट है ए बोट है, दूसरी कोई एक बोट है बी, बराबर है कि नहीं? मान लो कि ये बोट जो है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन में जा रही है, और जो वाटर करंट है, वाटर करंट तो समझते होंगे, वाटर करंट मतलब जो पानी का बहाव, वाटर फ्लो, वो है वाटर जेट या स्ट्रीम ऑफ द वाटर स्ट्रीम, जो चाहिए आप बोल सकते हो कि वाटर स्ट्रीम जो है वो इस तरफ से है। मतलब कि बोट जो है ये डायरेक्शन में जा रही है और पानी का बहाव भी सेम डायरेक्शन में है। तो इस टाइप का जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं हम लोग? डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इसका ऑपोजिट कि मान लो कि बोट जो है ये डायरेक्शन में जा रही है, और जो पानी है, पानी का डायरेक्शन उल्टी दिशा में है। तो इस टाइप का जो कंडीशन जो होता है, इस टाइप का कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अपस्ट्रीम। ठीक है ना? अच्छा, तो एक बात मैं ये आगे बढ़ने से पहले ज़रा आप लोग को सोचने के लिए देता हूँ कि सपोज़ कि अपन ने बोट पानी में उतारा, अपना खुद का जो बोट होगा, क्या पानी का हम क्या ये सोच के बोट को उतारेंगे कि पानी का बहाव आएगा तो पानी के बहाव से ही आगे जाएगा? खुद का स्पीड नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट है
कि ऐसा नहीं कि हम लोग पानी के सहारे ही जा रहे कि पानी का जो बहाव आएगा उसके सहारे अपन बोट आगे लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है। स्पीड बोट का खुद का स्पीड है और वो कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड है बोट का, ठीक है। अभी मान लो कि हम लोग वी आर इन द कंडीशन ऑफ डाउन स्ट्रीम, मतलब कि जब हम लोग जो बोट में जा रहे हैं, बोट इस दिशा में जा रही है और पानी का दिशा भी इस तरफ से है, क्या अपना स्पीड इंक्रीज़ होगा, खुद का स्पीड इंक्रीज़ होगा कि नहीं या डिक्रीज़ होगा। या फिर सपोज़ कि ये कंडीशन देख लेते हैं अपस्ट्रीम में कि पानी जा रहा इस तरफ से, पानी इस तरफ से जा रहा है जैसे दिखाया है और बोट का दिशा वहाँ से यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बताओ कि इसमें स्पीड ऑफ द बोट इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा। यहाँ पर होगा इंक्रीज़, यहाँ पर होगा डिक्रीज़। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो बोट है उसका स्पीड है, उसका खुद का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर है। और जो पानी दिख रहा है, पानी बह रहा है, उसका भी तो खुद का स्पीड होगा। मान लो कि उसका खुद का स्पीड एग्जाम्पल 2 किलोमीटर पर आवर है, ये किसका स्पीड है, ये बोट का स्पीड है। बोट इन स्टिल वाटर, बोट इन स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है कि पानी बहे या न बहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है 12 किलोमीटर पर आवर इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। और ये क्या है, ये है, मान लो एग्जाम्पल हमने सपोज़ किया है कि सपोज दिस इज़ द स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट, ठीक है। अब मैंने आपको एक सिचुएशन दिया है जहाँ पर बोट जा रही इस तरफ से और पानी जा रहा है इस तरफ से। बोट का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर है और इसको सपोर्ट करने के लिए पानी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑफ कोर्स स्पीड बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 12 + 2 क्या हो जाएगा, 12 + 2 दैट इज इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ द वाटर इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो होता है बोट का वो बढ़ जाएगा, बराबर है कि नहीं। अच्छा, सेम सिचुएशन सपोज मैंने यहाँ पर दिया कि पानी जो है, पानी जा रहा है ऐसा और वहाँ से बोट आ रही है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स दिस बोट विल फील द रेजिस्टेंस। इसका खुद का स्पीड कितना, 12 है, लेकिन जो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम क्या कर रही है, इसको रजिस्ट कर रही है ना कि नहीं आगे नहीं आने का। बोट आ रही है यहाँ से और पानी यहाँ से जा रहा है, तो ऑफ कोर्स बोट को रजिस्ट फील होगा। कितना रजिस्ट होएगा बताओ, 2 किलोमीटर पर आवर तो खुद का इसका स्पीड है और बोट का स्पीड जो है 12 है, तो कितना कम हो जाएगा, कितना कम होएगा, 12 - 2 दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मैंने 2 किलोमीटर जो था वो मैंने सपोज़ किया था स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द वाटर करंट, लेकिन क्या अपने को पता है कितना है, नहीं मालूम है, वो अभी हम कंसिडर करेंगे। अभी क्वेश्चन को ज़रा देख लो वापस से। ये बस मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के बारे में बताया। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो बोट जो है वो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मान लो कि बोट जो स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट होती है और बी पर जाके रुकती है, यानी ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर। जब ये ए से बी की तरफ जा रही थी, सिचुएशन क्या था, सिचुएशन था डाउनस्ट्रीम था, यानी कि स्पीड ऑफ द बोट जो थी उसकी ओरिजिनल स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा थी, बराबर है कि नहीं। एंड ये बोट जाके 36 किलोमीटर वापस 36 किलोमीटर आती है टू द सेम स्पॉट कवरिंग द डिस्टेंस विदिन 8 आवर, यानी यहाँ से यहाँ पर गई और बोट वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आई, तो टोटल उसको आर कितना लगा, 8 आवर लगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 टाइम है, 1 टाइम इज ऑफ डाउन स्ट्रीम, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम और वापस से यहाँ तक आने के लिए टाइम, दैट इज़ अप स्ट्रीम। तो 2 टाइम है, तो टाइम फॉर अप स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय बोट अप स्ट्रीम and plus time taken by boat downstream is equals to total कितना दिया हुआ है, 8 आवर्स दिया हुआ है, बराबर कि नहीं, ठीक है। और स्पीड ऑफ द बोट दिया हुआ इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर आवर। तो अपने क्वेश्चन क्या है, अपने को क्वेश्चन ये है, क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, स्पीड ऑफ द वाटर करंट। जो वाटर करंट का स्पीड क्या लिया था मैंने, 2 लिया था, लेकिन क्या 2 है, नहीं, हम लोग मान लेते हैं क्या है, x है। तो ये 12 + x क्या हो जाएगा, 12 + x विल बी द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। सही में आया,
ठीक है, तो यहाँ पर जगह तो नहीं है, यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड बोट का 12 + x, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 12 - x, तो 12 - x km/h जो है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन व्हाट, इन अपस्ट्रीम। और 12 + x क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कंडीशन, बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं स्टार्टिंग में, हम लोग स्टार्टिंग में कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x km/h। वाटर करंट का मतलब पानी कितने तेज़ी से बह रहा है, कि x km/h की स्पीड से बह रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम 12 + x, डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाएगा। एंड स्पीड ऑफ द बोट, ये मैं रब कर देता हूँ, ये कंसेप्ट आपको सही में आ गया रहेगा तो इसको निकाल देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में माइनस होगा 12 - और माइनस क्यों होगा मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको, 12 - x kmph, kmph मतलब क्या होता है, km/h। ठीक है, अच्छा अब वापस यहाँ सिचुएशन पे आते हैं। यहाँ से कोई भी बंदा, जो प्रतीक नाम का बंदा है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर जाता है बोट लेके, जब वो जाता है यहाँ से यहाँ तक डाउन स्ट्रीम है, जब वो वापस आता है तो क्या होता है, ही इज़ मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब विद द स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, जो जाकर वापस आता है। टोटल टाइम, दो टाइम है, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम 8 आवर्स। इसका मतलब ये नहीं कि जाने के लिए 4 घंटा, आने के लिए 4 घंटा, दोनों का टोटल मिला के टोटल 8 आवर्स है। ठीक है, यहाँ पर अभी ज़रा देखते हैं, अभी आपको क्या क्या पता, टाइम है, यहाँ पे स्पीड है, ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है 36 किलोमीटर। इसका मतलब टाइम डिस्टेंस और स्पीड में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यानी कि टाइम, यहाँ पे टी के बदले क्या लिखूँगा मैं, d/s, सो d/s। इसका मतलब क्या है, ये है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम कंडीशन, एंड यस मतलब क्या होता है, स्पीड इन अपस्ट्रीम कंडीशन। स्पीड इन अपस्ट्रीम कंडीशन क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम कंडीशन इज 12 - x, ठीक है, प्लस यहाँ पर d/s इन डाउन स्ट्रीम दैट इज इक्वल्स टू 8। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा था, कंडीशन क्या था, डाउन स्ट्रीम में भी 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अपस्ट्रीम में भी आते समय भी सेम डिस्टेंस है, अलग डिस्टेंस थोड़ी होगा। तो ये हो जाएगा 36 अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम इज 12 - x, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउन स्ट्रीम इज ऑल्सो 36, एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम 12 + x इज इक्वल्स टू 8। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, इसको देखते हैं। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आपने t के बदले d/s क्यों लिखा, रीज़न लिख सकते हो कि सिंस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, बहुत सारे तरीके हैं। जो मैं तरीके से सॉल्व करता हूँ उसमें क्या करता हूँ कि मैं 36 कॉमन ले लेता हूँ, आसान पड़ता है। तो न्यूमरेटर सेम है ना, तो 36 मैंने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ऊपर यहाँ पर क्या बचा, 36 ले लिया तो 1 बचा, 1/12 - x, प्लस यहाँ पर 1/12 + x इज इक्वल्स टू 8। अभी यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। कैसे करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 36 1 × 12 + x इज़ 12 + x, प्लस है तो प्लस लिख देने का। 12 - x × 1 विल गिव यू 12 - x डिवाइडेड बाय, ये
अभी क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं कर रहा हूँ तो ये 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a के प्लेस के ऊपर 12 है, b के प्लेस के ऊपर x है, तो जब मल्टीप्लाई करें तो कितना क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर मतलब 144 माइनस एक्स का स्क्वायर यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 8 है। अभी ब्रैकेट में कोई सेम नंबर दिख रहा है विद ऑपोजिट साइन, यस, प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो गया तो क्या बच गया यहाँ पर 36 और ब्रैकेट में अंदर क्या बच गया 12 प्लस 12 24 डिवाइडेड बाय 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, ये जो डिवाइड करा मुझे कि मल्टीप्लाई करेगा 36 इंटू 24 8 144 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 8 यहाँ पर चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक पहला ऑप्शन है कि ब्रैकेट को ओपन करो 8 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई मत कराओ, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो इधर ही कट कर देता हूँ ना मैं, जब डिवाइड करके कट ही करेगा तो 8 1 जा 8 3 जा 36 इंटू 3 108 इज इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 144 को इधर लेके आओ 108 माइनस 144 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस करो तो आपको मिलेगा माइनस 36 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कट तो क्या मिला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। अभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 जो मिला है आपको, हमें क्या चाहिए, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को निकालना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 6। अच्छा प्लस माइनस 6 हो गया तो यहाँ पर x का दो वैल्यू मिला, एक प्लस मिला एक माइनस मिला, तो कौन सा वैल्यू लेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला, ऑफ कोर्स प्लस वाला। क्यों प्लस वाला, क्योंकि ये x क्या कंसिडर किया था हमने कंसिडर किया था स्पीड ऑफ द वाटर, x नथिंग बट स्पीड ऑफ द वाटर। वाटर का स्पीड नेगेटिव कैसे हो सकता, पॉजिटिव ना, तो इसलिए लिखने का दिस सिंस स्पीड cannot be negative, so therefore x is equals to minus 6 is not acceptable वो नहीं है, बराबर है कि नहीं। जब एक्सेप्टेबल नहीं इसका मतलब क्या हो गया, तो आंसर क्या हो गया, आंसर आ गया x इक्वल टू 6, ठीक है। तो आप लिखना यहाँ पर x इक्वल टू 6 और फाइंड क्या करना, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, मिल गया अपने को, स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज़ +6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ ओरली कि स्पीड क्या लिखा है यहाँ पे, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू -6 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। देयरफॉर यहाँ पे जगह नहीं, मैं ओरली बोल रहा हूँ आपको, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज़ 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है ये सम में बच्चे लोग को बहुत दिक्कत आती है, तो ये वीडियो को पॉज करके हो सके तो जितनी बार आप लोग ये वीडियो देखोगे उतना सही में आएगा क्या है एक्सप्लेनेशन किया है क्या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है जैसे देख सकते हो कि देयर इज़ ए रिलेशन बिटवीन डेज एंड द वर्क। तो ये क्वेश्चन करने से पहले डेज और वर्क के बीच में रिलेशन क्या होता वो समझाने के लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो कोई पर्टिकुलर बंदा है, मान लो ए है, वो एक वॉल क्रिएट करता है, एक वॉल बिल्डअप करता है, वॉल बनाता है, ठीक है। वॉल बनाने के लिए सपोज़ उसको लगते हैं 10 डेज़, कितने डेज़ लगते हैं, 10 डेज़ लगते हैं, और वो हर एक दिन में इक्वल क्वांटिटी ऑफ वर्क करता है। इसका मतलब ये है यदि वो आज जितना काम करेगा कल भी उतने ही काम करेगा, उसके बाद भी उतना ही काम करेगा, उसके बाद भी उतना काम करेगा, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं कि ये जो वॉल है, वॉल को 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर है कि नहीं, 10 हो गया यहाँ पर। अब वो 10 दिन काम करता है,
और हर एक दिन में वो मतलब कि हर एक दिन इक्वल काम करता है, तो मेरे को बता सकते हो कि वो एक दिन में इन वन डे कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क करेगा, इतना ही करेगा, यानी एक दिन में इतना ही करेगा। दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन इन वन डे, बराबर है कि नहीं। अच्छा, ये जो पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये पूरे 10 डेज़ का क्या है, 1/10 है। क्या है, 1/10, यानी कि इन वन डे क्वांटिटी ऑफ वर्क डन इज़ 1/10 वर्क, 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क, 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क, बराबर है कि नहीं। यानी कि इस तरह का जब क्वेश्चन आता है डेज में और वर्क में, तो आपको क्या करना है, डेज को पार्ट ऑफ द वर्क में करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर देने का, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। दो बंदे हैं यहाँ पर, एक है पिंटू, एक दूसरा है निशु। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा दिन का काम कर रहा है, पिंटू टेक्स 6 days, यानी कोई भी काम करने के लिए, कोई पर्टिकुलर काम है, वो पर्टिकुलर काम करने के लिए निशु को कितना भी दिन लगता है अपने को मालूम नहीं, लेकिन निशु को जितना दिन लगता है पिंटू को उससे 6 दिन ज़्यादा लगता है। तो आपको ऐसा डायग्राम बना के बताता हूँ। मान लेते हैं दिस इज़ द वर्क डन निशु, दिस इज़ द वर्क डन बाय पिंटू, बराबर है। पिंटू कितना काम करता मालूम नहीं, लेकिन एक बात तो है कि पिंटू जो है निशु से 6 दिन ज़्यादा काम करता टू कंप्लीट द वर्क डन बाय निशु। यानी कि मान लेते हैं कि निशु है वो x डेज ले रहा है, कितना डेज ले रहा है, x डेज ले रहा है टू कंप्लीट द वर्क। तो बता सकते हो पिंटू कितना लेगा, पिंटू निशु से 6 दिन ज़्यादा ले रहा है, मतलब वो कितना दिन लेगा, x प्लस 6 डेज ज़्यादा ले रहा है, बराबर है कि नहीं। यानी काम एक ही है, वो काम यदि निशु अकेला करेगा तो उसको x डेज लगेगा, और वही काम पिंटू अकेला करेगा तो पिंटू को उससे 6 दिन ज़्यादा लगेगा। तो और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट ऑफ इन 4 days। दोनों सपोज मिलके काम करते हैं तो 4 दिन में ख़त्म कर दे। तो बात की बात है, सबसे पहले निशु को पूरा कंप्लीट करने के लिए अकेले काम करके कंप्लीट करने के लिए वर्क कितना डेज लगा, x डेज लगा। तो बता सकते हो कि इन वन डे कितना पार्ट ऑफ वर्क निशु विल फिनिश, 1/x पार्ट। कैसे मालूम पड़ा 1/x, मैंने एग्जांपल दिया था कि जब लोग किसी बंदे को 10 दिन लगता है तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/10 पार्ट। उसी तरह निशु को कितना दिन लग रहा है काम कंप्लीट करने के लिए, x डेज, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/x पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन। यानी एक दिन में जो भी काम है उसका 1/x पार्ट वो कंप्लीट कर लेगा। तो बता सकते हो कि पिंटू कितना दिन लेगा, पिंटू एक दिन में कितना काम करेगा, पिंटू विल टेक इन वन डे पिंटू विल डू 1/x प्लस 6 पार्ट, 1/x प्लस 6 पार्ट, बराबर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल ये जो पार्ट है आपको समझ में आ गया रहेगा, तो मैं रब कर देता हूँ। अच्छा, दोनों मिलके आगे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पिंटू प्लस निशु दोनों मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। कौन ज़्यादा काम करता है कौन कम नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों मिलके 4 दिन में काम करते हैं। तो बता सकते हो कि इन वन डे बोथ विल कंप्लीट कितना पार्ट ऑफ द वर्क, 1/4 पार्ट, बराबर है कि नहीं। 1/4 पार्ट क्या है कि दोनों पिंटू और निशु दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम कर सकते हैं, 1/4 पार्ट विल बी कंप्लीटेड इन वन डे। अच्छा, तो मैं क्या काम करता हूँ, ये जो दिखा है आपको एक्सप्रेशन 1/x प्लस 6 और 1/x को मैं ऐड कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। तो बता सकते हो ये क्या एक्चुअली में, ये है दिस इज़ द पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय पिंटू इन वन डे, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय निशु इन वन डे, बराबर है कि नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्या है,
दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय पिंटू एंड निशु इन 1 डे। अच्छा, तो ये जो मैंने ये दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय पिंटू, दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय निशु, दोनों को मैंने प्लस कर दिया। इसका मतलब क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय, दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय पिंटू एंड निशु टुगेदर। सो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय पिंटू एंड निशु टुगेदर, बराबर है कि नहीं। अच्छा, तो ये जो दिख रहा है आपको एक्सप्रेशन, ये पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय पिंटू एंड निशु टुगेदर है, तो ये क्या है, ये भी तो वही है। इन 1 डे बोथ विल कंप्लीट 1/4 पार्ट, दैट मीन्स 1/4 है पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय पिंटू एंड निशु, और ये भी है पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय पिंटू एंड निशु, मतलब ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो इसका मतलब 1/x + 6 + 1/x इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अभी ये इसको अच्छी तरह से आप लोग क्या काम करना, ये जितना पार्ट मैंने जो लिखा है, जैसे लिखा है वैसे कि वैसे लिख लेना चाहिए। तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया वैसे डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के बाद में ये इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं बाकी सब चीज़ों को रब कर देता हूँ। तो इक्वेशन आपको याद होगा ही, 1/x + 6 + 1/x इज इक्वल्स टू 1/4। इसको सॉल्व कैसे किया करने का, क्या दिख रहा है एलएचएस में, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 1 × x इज x + x + 6 × 1 इज सेम नंबर x + 6 डिवाइडेड बाय x विल मल्टीप्लाई विद x एज वेल एज 6, दोनों से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो x × x x² + 6x इज इक्वल्स टू 1/4। x + x 2x + 6 डिवाइडेड बाय x² + 6x इक्वल टू 1/4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 4 मल्टीप्लाई करेगा, दोनों से करेगा, तो 4 × 2 = 8x + 4 × 6 = 24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। सिमिलर जैसे 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, x² + 6x विल मल्टीप्लाई विथ 1, तो मिलेगा आपको x² + 6x। लाइक टर्म टुगेदर, ये नंबर दोनों नंबर को उधर लेके जाओ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 x² + 6x। 8x को मैं RHS में लेके जाऊँगा तो किसके साथ में लिखूँगा, 6x के साथ में, -6x + 24 विल ऑल्सो गो देयर, विल बिकम -24। सो दिस इज 8x। सो देयरफॉर क्या मिलेगा, x², 6x - 8x will give you -2x - 24 इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है। इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो आपको स्प्लिट 2 मिलेगा, मतलब ऐसे 2 नंबर ढूंढो, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर, इससे साइन से मालूम पड़ता है ना, सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -24 आना चाहिए। तो इसका जो स्प्लिट आएगा, इसका स्प्लिट आएगा 10 × 2 = तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस, तो याद रखना, तो बड़ा नंबर माइनस होना चाहिए, -10 + 2। तो इसका डायरेक्टली मैं आंसर लिख दे रहा हूँ कि x का 2 वैल्यू मिलेगा, 10 × 2 = सॉरी स्प्लिट मैंने रॉन्ग किया, सब्ट्रैक्ट के बाद में -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद में 24 आना चाहिए, तो 12 × 2 = होता है, तो -12 × 2 = हाँ, तो यहाँ पे स्प्लिट जो होगा ये होगा 6 × 4 = तो -6 + 4, तो आपको यहाँ पर मिलेगा x², -2x के बदले लिखूँगा -6x + 4x -24 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लूँगा मैं, कॉमन लेके आंसर निकालूंगा तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। आपको 2 आंसर मिलेगा, x = 6 मिलेगा, दूसरा x = क्या मिलेगा, -4। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव है, x का वैल्यू नेगेटिव इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ और रीज़न है, कुछ और रीज़न है। यहाँ पर x क्या था एक्चुअली में, x जो था पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय निशु,
क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलोन। और एक्स क्या लिया था हमने लिया था नंबर ऑफ डेज एक्स। तो एक्स क्या था, एक्स है नंबर ऑफ डेज बाय निशु टू कंप्लीट द वर्क। क्या नंबर ऑफ डेज नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे लिखने का नॉट एक्सेप्टेबल एज नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, बराबर है कि नहीं। इसका मतलब x इक्वल टू -4 नॉट एक्सेप्टेबल। तो x का आंसर क्या आ गया 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि निशु ने कितना दिन लगेगा, निशु को कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। सो देयरफॉर निशु विल टेक 6 days टू कंप्लीट द वर्क अलोन। अच्छा, निशु को तो मालूम पड़ गया 6 days है, तो बता सकते हो कि पिंटू को कितना लगेगा। पिंटू का कितना डेज था, निशु को जितना दिन था उससे 6 ज़्यादा। तो निशु को 6 दिन है, तो पिंटू को कितना लगेगा 6 + 6 12 days। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। तो इसको मैं आपको इक्वेशन ला के दे दूँगा और उसके बाद में सॉल्व करने का काम आपका है। उसका स्प्लिटिंग वगैरह वो नहीं बताऊंगा मैं। क्वेश्चन ज़रा पढ़ लीजिए। इफ़ 460 इज़ डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर कोशेंट इज 6 मोर देन द 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज़ 1, फाइंड द कोशेंट एंड द डिवाइजर। एक बात तो तय है कि यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, किस किस के बीच में दिया हुआ है, कोशेंट है, रिमाइंडर है, डिवाइजर है, और ये 460 इज डिवाइड मतलब ये डिविडेंड हो गया। तो रिलेशन क्या होता है तीनों में, पता होगा आपको कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बराबर है कि नहीं। ये जो रिलेशन है यही रिलेशन से आपको इक्वेशन आएगा। तो देखते हैं अपने को इसमें क्या क्या पता है। क्या रिमाइंडर पता है, यस अपने को रिमाइंडर पता है। रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 1। और कोशेंट पता है क्या, कोशेंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, कोशेंट जो दिया हुआ है कोशेंट इज 6 मोर देन द 5 टाइम्स द डिवाइजर, यानी कि डिवाइजर और कोशेंट के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर कौन बड़ा है, कोशेंट इज ग्रेटर, कोशेंट कितना ग्रेटर है, इज 6 ग्रेटर देन द 5 टाइम्स द डिवाइजर, बराबर है कि नहीं। यानी कि कंपेयर किसको किया हुआ है, कोशेंट को डिवाइजर से कंपेयर किया है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और डिविडेंड क्या है यहाँ पर, डिविडेंड तो पता ही है, डिविडेंड 460, क्योंकि जिसको हम डिविडेंड मतलब होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, 460 को डिवाइड कर रहे हैं, बराबर बाय अ नेचुरल नंबर, कोई एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो वो नेचुरल नंबर नहीं मालूम ना अपने को, वो नंबर क्या है, तो वो नंबर अपने को कंसिडर करते हैं। सपोज यही नेचुरल नंबर जो डिवाइड कर रहे हैं इसको क्या ले लेते हैं हम लोग ने, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे इसमें, लेट द डिवाइजर बी एक्स, डिवाइजर मैंने एक्स ले लिया, बराबर है कि नहीं। तो कोशेंट जरा देखिए क्या दिया हुआ, कोशेंट इज मतलब इक्वल टू 6 मोर मतलब +6 मोर किससे, 6 मोर किससे, यहाँ पर आएगा, किससे है, देन के बाद मालूम पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक मालूम पड़ गया। कोशेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स मतलब क्या था, 5 इंटू किसका, 5 इंटू 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स द डिवाइजर क्या है यहाँ पर x, बराबर है। यानी कोशेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स मतलब इनटू ऑफ द डिवाइजर। तो कोशेंट मालूम पड़ गया, बस वैल्यू पुट कर देना आपको। तो एज वी नो सिंस डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सो देयरफॉर डिविडेंड, तो डिविडेंड के बदले क्या लिखूंगा मैं, ये 5x डिविडेंड तो 460 है, किसको डिवाइड कर रहे हैं, 460 को। तो 460 इक्वल टू डिवाइजर 5x प्लस 6 इनटू कोशेंट सॉरी ये तो कोशेंट ही हो गया, माय मिस्टेक, ये जो है ये कोशेंट हो गया। डिवाइजर अपने को मालूम है, डिवाइजर क्या है, x है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने x, डिवाइजर इनटू कोशेंट
प्लस रिमाइंडर इज़ 1। सो 460 इक्वल टू, ये ब्रैकेट को ओपन करो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा, बस वही सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 6x प्लस 1। 460 को वहाँ पर ले जाओ तो मिलेगा आपको 5x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 5x² प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0। ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, इसको आपको स्प्लिट करके आंसर लेकर आने का है, ठीक है। ये स्प्लिट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। तो ये वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू।